शिवलाल और सोमनाथ दो भाई थे। शिवलाल किसान था, इसीलिए गांव में ही बसा रहा। लेकिन सोमनाथ की नौकरी उसे उसके गांव से दूर शहर ले गई। शिवलाल गांव में रहा, इसलिए उसकी बेटी मिताली बहुत ही बहादुर और संस्कारी थी। लेकिन सोमनाथ की बेटी आराध्या शहर में रहकर बिगड़ गई। आराध्या, शाम के 7 बजे कहाँ जा रही हो? ये कोई बाहर जाने का समय है? क्या मॉम, आप भी शहर की होकर इस तरह की बातें करती हैं। अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। मेरे दोस्तों ने आज क्लब में पार्टी रखी है, इसीलिए वहीं जा रही हूँ। तुमने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? आप तो ये चाहती हैं मम्मा कि मैं वॉशरूम भी आपसे पूछ कर जाऊँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। रुक्मणी ने सोमनाथ को आराध्या की पार्टी में जाने के बारे में बताया। रात के 12 बजे थे। सोमनाथ और रुक्मणी गुस्से में बैठे हुए आराध्या के लौटने का इंतजार कर रहे थे। आराध्या रात के 12 बजे एक लड़के के साथ घर आई। बेटी आराध्या, ये कोई घर आने का समय है? रात के 12 बजे हैं और तुम क्लब में पार्टी करके आ रही हो, वो भी लड़कों के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या डैडी, आप भी मम्मा की तरह बातें करते हो। आजकल ये सब कॉमन है। अगर मैं नहीं जाती तो सब मुझे गवार समझते डैडी, और कोई मेरी इंसल्ट करे, ये मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, लगता है हमारे लाड प्यार ने ही तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है। ये जो तुमने गंवार शब्द कहा है ना, उस शब्द के मायने तुम्हें नहीं पता। अच्छे संस्कार अब भी गंवारों में ही मिलते हैं, और वो सिखाने के लिए अब मुझे तुम्हें अपने गांव ले जाना पड़ेगा। हो सकता है मिताली के साथ रहकर ही तुम कुछ संस्कार सीख सको। उस सो कॉल्ड बहन जी से संस्कार? माय फुट, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बता रहा हूं। कल अपना सारा सामान पैक कर लेना, हम लोग गांव जा रहे हैं। वैसे भी मैं रिटायर हो चुका हूं और बाकी का समय मैं अपने परिवार के साथ अब गांव में ही गुजारना चाहता हूं। अगले दिन वो गांव के लिए चल पड़े। माँ, सच्ची चाचा चाची और आराध्या आ रहे हैं? हाँ हाँ, आ रहे हैं। तुम्हारे चाचा का रात ही फोन आया था। अब वो लोग हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। मिताली ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। करीब 3 घंटे बाद वो लोग गांव में पहुंच गए। आराध्या ने चिढ़कर कहा, मम्मा, इसीलिए तो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। देखो ना, घर में कितनी गंदी बदबू आ रही है। आराध्या, इसे बदबू नहीं कहते, इसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू कहते हैं। हमारे आने की खुशी में तुम्हारी ताई जी ने मिट्टी और गोबर से आंगन लीपा है। आप और आपका गांव। उन सबको देखकर मिताली बहुत खुश हुई और उनके नाश्ते पानी के इंतजाम में लग गई। चाची जी, मैं और आराध्या एक साथ सोएंगे। रात भर खूब सारी बातें करेंगे। आप और माँ एक साथ लेट जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं सो पाऊंगी मिताली, मैं अलग सोती हूँ। मेरा वहाँ शहर में अलग कमरा है। हाँ, यहाँ कोई अलग कमरा नहीं मिलेगा तुम्हें। हम सब तो आंगन में एक साथ सोते हैं और देर रात तक बातें करते हैं। सोना तुम्हें अब मेरे पास ही पड़ेगा। हाँ। आराध्या को रात में मिताली के पास ही सोना पड़ा। अगले दिन, अरे रे रे, ये क्या कर रही हो तुम? अपने हाथों से गोबर उठा रही हो। छी, इसीलिए तुम में से गोबर की बदबू आती है। मैं अब तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगी। ये नवाबी ठार शहर में छोड़कर आने चाहिए थे आराध्या। अब तुम्हें इसी गोबर के बनाए गए उपलों की रोटी खानी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत गोबर राख बनकर तुम्हारे मुंह में भी आ सकता है। आराध्या तो रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं रहना इस गांव की लड़की के साथ। मुझे मेरे घर शहर जाना है, वरना ये मुझे गोबर खिलाएगी। आराध्या, बस भी करो। यहाँ सब चूल्हे पर उपलों से आग जलाकर खाना बनाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आराध्या के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसने चूल्हे पर बना खाना नहीं खाया। उसके लिए रुक्मणी ने गैस पर रोटी बनाई। ये देखकर सब लोग बहुत हंसे। अगले दिन गीता ने कहा, अरे मिताली, बेचारी आराध्या घर में बैठी बैठी बोर हो रही है। इसे जरा खेतों में घुमा लाओ। हरियाली देखेगी और तुम्हारी सहेलियों से मिलेगी ना, तो इसका मन बहल जाएगा। चलो आराध्या, सलवार सूट पहन लो और चलो, मैं तुम्हें खेतों में घुमा कर लाती हूँ। सलवार सूट? और मैंने कभी जिंदगी में नहीं पहना।
तुम क्या मुझे अपनी तरह गंवार समझती हो जो मैं सलवार सूट पहनूं? अगर चलना है तो चलो, लेकिन मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, बता देती हूँ। मैंने तो इसलिए कहा था कि गांव में ऐसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं माना जाता। 4 लोग नजर उठाकर देखेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, चलो ऐसे ही चलते हैं। मिताली उसे घुमाने ले गई। जो भी रास्ते में मिला सबने आराध्या के सामने मिताली की तारीफ की और आराध्या के कपड़े देखकर उसे उल्टा सीधा सुना दिया। मिताली की सहेली प्रिया बोली, अरे मिताली, ये हवा हवाई कौन है तेरे साथ? जबान संभाल कर बोल प्रिया, ये मेरी बहन है। कहाँ तू इतनी संस्कारी और कहाँ ये आधे अधूरे कपड़ों में? ये कहाँ से तुम्हारी बहन लग रही है? ये सब बातें सुनकर आराध्या बुरा मान गई और मिताली को वहीं छोड़ आगे निकल गई। कुछ दूरी पर जाते ही उस कम कपड़े वाली को कई जगह मधुमक्खियों ने काट लिया। मिताली, बचाओ मुझे! मिताली एकदम से भागी तो देखा कि आराध्या के आसपास कई सारी मधुमक्खियां उड़ रही हैं। मिताली ने उसे झट से अपना दुपट्टा उठाया और उसे मक्खियों से दूर ले गई और बोली, मैंने कहा था ना कि सलवार कुर्ता पहनकर चलो। पूरे कपड़े हमें बुरी नजर और बुरी चीज दोनों से सुरक्षा करते हैं। हाँ। मिताली के इस भाषण पर आराध्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि मिताली का सिर फोड़ दे, मगर वह चुपचाप वापस लौट आई। उसे हर बार मिताली के सामने अपमानित होना पड़ रहा था, इसीलिए उसने मिताली से इस हालत का बदला लेने की योजना बना ली। कई दिनों बाद एक दिन मिताली ने कहा, आराध्या, आज तुम मेरे साथ कुएं से पानी भरने चलो। तुमने कभी कुएं से पानी खींचना देखा भी नहीं होगा ना? ठीक है, चलती हूँ। मिताली ने उसे दिखाया कि कुएं की कितनी गहराई है और वो किस तरह से रस्सी डालकर पानी खींचते हैं। आराध्या सोचने लगी, क्यों ना आज इसे इस कुएं में धक्का दे ही दूं। ना रहेगी ये और ना रहेंगे इसके संस्कार। जैसे ही मिताली कुएं से पानी खींचने के लिए नीचे झुकी, वैसे ही आराध्या उसे धक्का देने के लिए आगे बढ़ी। मगर अफसोस कि आराध्या का पैर फिसल गया और मिताली को धक्का देने के चक्कर में वह खुद धड़ाम से कुएं के अंदर गिर गई और चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ! वह कुएं में छपक छपक करने लगी। पहले तो मिताली को समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या है और वह क्या करे, लेकिन फिर उसने झट से बाल्टी खोलकर अपनी कमर में रस्सी बांधी और कुएं में उतर गई। आराध्या चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो मिताली, मैं मरना नहीं चाहती। आराध्या, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आकर मुझे कसकर पकड़ लो। मैं रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। मिताली ने आखिर आराध्या को बाहर निकाल लिया। आराध्या खुद को ठीक देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे अब क्यों रोती हो भाग्यवान? जिंदा हो, मरी नहीं हो। इसीलिए तो रो रही हूँ कि जिंदा हूँ। तो क्या तुम्हें फिर से कुएं में फेंक दूं? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज मेरी बॉडी ही कुएं से बाहर निकलती। सच तो ये है कि मैं तुम्हें कुएं में धक्का देकर मारना चाहती थी। थक गई थी तुम्हारी तारीफें सुनते सुनते। मुझे जलन होने लगी थी तुमसे। पर अब मैं जान गई हूँ कि शहर की लड़कियों से गांव की लड़कियां बेहतर होती हैं। हाँ, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। ओए होए, आज तो मैं तुम्हारी बहन बन गई। अब तो मुझे माफ करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। हाँ, तभी माफी मिलेगी। मैं आज से तुम्हारी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो ठीक है, आज से तुम मेरी तरह पूरे कपड़े पहनोगी और गोबर में पका हुआ खाना खाओगी। और एक बात, कल मेरे साथ मिट्टी से आंगन भी लीपोगी। तुम मेरा साथ दोगी तो मैं सब कुछ करना सीख जाऊंगी। उसके बाद मिताली खुशी के मारे उछलते हुए आराध्या के गले लग गई। फिर एक गांव की गोरी और शहर की छोरी मिलकर प्यार से रहने लगी। सोहन भरभूजा का काम करता था। उसके पड़ोसी मदन की मिठाई की दुकान थी।
फिर भी सोहन का काम मदन से ज्यादा अच्छा चलता था। सोहन की एक बेटी थी जूली, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी, जबकि मदन के 4 बच्चे थे, जिसकी वजह से उसके बहुत खर्चे थे। इसलिए वह कभी सोहन से ऊपर नहीं उठ पाया और इसी कारण वह सोहन से बहुत जलता भी था। क्या रे सोहन, जब देखो भाड़ जोता रहता है, पूरे दिन धुएं से दिमाग सड़ जाता है, सारा धुआं मेरी दुकान में भर जाता है। कल को इतने धुएं से मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या जाएगा हैं? अरे भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भला मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगा? ग्राहक आते ही रहते हैं, कभी चने, कभी मूंगफली, कभी मुरमुरे, कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, वो भी गरम गरम। उसके लिए अलाव तो करना ही पड़ता है ना। हाँ, मुझे मत बताओ। तुम्हारा मतलब तो यही है ना कि तुम्हारा काम अच्छा चलता है, जो पूरे दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं यहाँ मक्खियाँ मारता रहता हूँ। तुम मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तभी मदन की दुकान पर उसकी पत्नी शीतल पहुंच गई और कहने लगी, बहुत देर से सुन रही हूँ, शर्म लिहाज तो रही नहीं। अपनी उम्र से बड़े आदमी से भला कोई ऐसे बोलता है? इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। शीतल की बात सुनकर सोहन चुप हो गया और अपना काम करने लगा। सोहन अच्छी तरह समझता था कि उसके पड़ोसी की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है, ऊपर से 4 बच्चे, इसीलिए वह उससे हमेशा जलते हैं। तभी वहां जूली अपने पिताजी सोहन का खाना लेकर आ गई और बोली, पिताजी, आप खाना खा लीजिए, भाड़ मैं जो लेती हूँ। अरे जूली, रोज रोज तू क्यों खाना मेरा लेकर आती है? अपनी माँ को भेज देती। पिताजी, माँ बाजार गई हुई है, इसीलिए खाना मैं ले आई। शीतल ने जब जूली की माँ के बाजार जाने की बात सुनी तो वह जल भुन गई। वह मदन से बोली, सुन रहे हो ना, देख लिया, तुम्हारी इतनी बड़ी मिठाई की दुकान होते हुए भी मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा, और हमारे पड़ोसी भड़बूंजा होते हुए भी खरीदारी करते हुए घूम रहे हैं। पता नहीं कौन से 2 नंबर के काम करता है, जो छोटे से काम में इतना कमा लेता है। मन तो करता है यहाँ आग लगा दूं। तो काहे का इंतजार कर रहे हो? लगा क्यों नहीं देते? हाँ, हमारे लिए बड़ा पनौती है। जब से यहाँ डेरा जमाया है, तब से हमारा तो बेड़ा गर्क ही हो गया। मदन की सोहन के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी भी कीमत पर उसे बर्बाद कर देना चाहता था। अंत में उसने ठान लिया कि अब कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि वह रास्ते से हट जाए। कुछ दिन बाद, अरे भाई सोहन, आज मेरा एक काम कर दो। अब बोलो भैया, आदेश दो। आदेश क्या, बस आज दुकान पर बैठे बैठे कमर दर्द से फटी जा रही है। आज तुम जरा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवाई ला दो, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप जरा मेरा सामान भी देखते रहना। जैसे ही सोहन मेडिकल स्टोर पर गया, मदन ने उसके भूनने वाले रेत में कोई ऐसी दवाई मिला दी जिसे खाने से उल्टी, दस्त और हैजे जैसी बीमारी हो जाती है। उसके बाद वह चुपचाप आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसका सामान खरीदने से लोग बीमार होंगे और उसके बाद उसका सामान कोई नहीं खरीदेगा। 2 दिन बाद, अरे भैया सोहन, तुमने ये भुने हुए चनों में क्या मिला दिया? जब से खाए हैं तब से पेट में बहुत मरोड़ हो रही है, उल्टियां लग रही हैं। हाँ यार, यही तो मेरे बच्चों के साथ भी हो रहा है। जब से उन्होंने मूंगफली खाई है तब से उनकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं नहीं भैया, मैं क्या मिलाऊंगा? बरसों से आप लोग सामान खरीदते आ रहे हो, कभी कोई शिकायत का मौका मिला क्या? उसके बाद बहुत से ग्राहक आ गए और अपनी तबीयत बिगड़ने की शिकायत करने लगे। लोगों ने उसे भला बुरा कहा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच हुई तो भूनने वाली रेत में हानिकारक दवाई की मिलावट पाई गई और सोहन को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जूली ने वकील से बात की तो उसने जमानत के लिए 30,000 रुपए मांगे। जूली, 30,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? घर में केवल 2-3 हजार रुपए ही पड़े हैं। माँ, पिताजी की जमानत के लिए कुछ तो करना ही होगा। जब तक पैसे जमा होंगे तब तक भाड़ मैं जो लूंगी, कुछ तो बिक ही जाएगा। अब हमसे सामान कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा।
सबको लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने मिलावट की थी और हमारे पास सब मिलावट का सामान है। तुम्हारे पिताजी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। समस्या बढ़ती चली गई। किसी ने उनका सामान नहीं खरीदा। 2 महीने बीत गए। घर में रखे सामान चूहे खाने लगे। बारिश के मौसम में कीड़े लगने का डर सताने लगा। अब घर में भी खाने के लिए पैसे नहीं बचे। माँ, पिताजी होते तो मैं कॉलेज में दाखिला ले लेती, लेकिन अभी तो खाने के भी लाले पड़े हैं। चलो कुछ सामान लेकर किसी दूसरी जगह बेच आते हैं। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। वो दोनों कुछ सामान अलग अलग थैलों में भरकर बाजार में चली गईं और आवाज देकर बेचने लगी। मूंगफली लो, चने लो, मुरमुरे लो। सुनो, जरा दिखाना भुने हुए चने कैसे हैं? ले लो भैया, हमारे पास बहुत बढ़िया चने हैं, मूंगफली और मुरमुरे भी हैं। धत, ये तो सील गए हैं। मुझे तो करारे चने चाहिए। नहीं चाहिए, ले जाओ। बहुत दिनों से सामान रखा रहने से उनमें नमी आ गई थी, इसीलिए किसी ने उनसे कुछ नहीं खरीदा। जूली निराश होकर बोली, लगता है माँ कुछ नहीं बिकेगा, मेरा दाखिला भी नहीं होगा। तभी उन्हें एक ठेले वाले की आवाज आई। आइए आइए, शाही पराठा खाइए। भैया, ये शाही पराठे कैसे होते हैं? गुड़िया, इसमें काजू, बादाम और पिस्ते को बारीक कूटकर और मिर्च मसाले मिलाकर भरा गया है। बहुत महंगा है, लेकिन स्वाद एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाओगी। नहीं लेना बेटा, बस ये तो ऐसे ही पूछ रही थी। चल जूली, अब घर चलते हैं। घर आकर जूली शाही पराठे के बारे में सोचती रही। उसके मन में कुछ आया तो उसने मूंगफली के दाने बारीक पीसकर मिर्च मसाले मिलाए और पराठा बनाने लगी। तुम क्या कर रही हो जूली? माँ, हम लोग गरीब हैं ना, तो इसलिए शाही पराठा नहीं खा सकते, इसलिए काजू बादाम की जगह मूंगफली भरकर पराठा बना रही हूँ। अगर ये पराठा अच्छा बनता है तो मैं इसी तरह पराठे बनाकर बेच दूंगी। कम से कम रखी हुई मूंगफली खराब तो नहीं होगी। जूली ने पराठा बनाया और खाने के लिए सविता के पास ले आई। माँ, देखने में तो बड़ा सुंदर है, पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। सविता ने एक और खाकर देखा तो बोली, जूली, तुम्हारा दिमाग काम कर गया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बस माँ, मैं ऐसा ही स्वाद चाहती थी। अब जल्दी से जल्दी मैं सारी मूंगफली के पराठे बनाकर बेच दूंगी। लेकिन माँ, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तभी कोई भला आदमी घर आकर 2000 रुपए देकर चला गया। उसने बताया कि 2 महीने पहले उसने सोहन से उधार लिया था। जूली बहुत खुश हुई और कुछ और पैसे मिलाकर वह और सामान खरीद लाई और ठेले पर मूंगफली के पराठे बनाकर बेचने लगी। शाही पराठा तो सबने सुना था, लेकिन मूंगफली पराठा सुनकर लोगों को खाने की इच्छा बढ़ने लगी और उसके पास ग्राहक बढ़ने लगे। 1 महीने में ही उसकी खूब बिक्री होने लगी। इसी तरह उसने सोहन का सारा सामान खराब होने से बचा लिया। सोहन को जेल गए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन जूली को याद आया कि जहां उसके पिताजी का डेरा था, वहां सामने वाली बड़ी दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और अगर उसकी फोटोज निकल जाएं तो कुछ पता लग सकता है। वह पुलिस स्टेशन गई और उन्हें ये बात बताई। पुलिस वालों ने जब वह फुटेज निकलवाई तो उसमें मदन मिलावट करता हुआ दिखाई पड़ा। फिर क्या था, मदन को जेल हुई और सोहन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। साथ में मदन से सोहन को 20,000 का मुआवजा भी दिलवाया। अरे जूली, मैं तो इतना सामान छोड़कर गया था, सब कहाँ गया? पिताजी, आपकी जमानत के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने ऐसे ही बेचना चाहा तो किसी ने खरीदा नहीं, इसलिए मैंने मूंगफली के पराठे बनाकर बेच दिए। पिताजी, अब आप, माँ और मैं तीनों मिलकर मूंगफली के पराठे बनाकर बेचा करेंगे। सोहन ने जूली को गले से लगाकर कहा, भगवान ऐसी बेटी सबको दे।